Myth. Hand dryer. राजस्थान हाईकोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सचिन पायलट के खेमे के खिलाफ जारी नोटिस पर सुनवाई आज। स्पीकर की कार्यवाही पर फैसला आने की उम्मीद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 109 विधायकों के समर्थन का किया दावा। भाजपा ने मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का लगाया आरोप। दिल्ली में स्थित एम्स में आज से स्वदेशी कोवैक्सीन का मानव परीक्षण होगा शुरू। 18 से 55 आयु वर्ग के 100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। भारत में 7 लाख मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी। मुख्यमंत्री ने लिया बाढ़ से उत्पन्न जमीनी हालात का जायजा। वहीं बिहार के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,44,00,000 से ज्यादा। 6,04,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित। और खेल की खबरों में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराकर एफएमए कप के फाइनल में बनाई जगह। 1 अगस्त को फाइनल में आर्सेनल से होगा मुकाबला। लुई हैमिल्टन ने 8वीं बार जीती हंगरी ग्रां प्री। किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत के शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले बात राजस्थान की सियासत की, जहां अब गेंद इस वक्त कोर्ट के पाले में है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय सचिन पायलट खेमे के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर आज दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। सचिन पायलट के साथ 18 विधायक बताए जा रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद ही इन बागी विधायकों का भविष्य तय होगा। अदालत के निर्णय के बाद राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए स्पीकर को विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। वहीं राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 4 दिनों में दूसरी बार राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। गहलोत ने 2 बीटीपी विधायकों के साथ ही 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं भाजपा ने इस मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का आरोप लगाया है। और आज की अदालती कार्रवाई के बारे में और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे जयपुर में मौजूद अपने संवाददाता धर्मेश भारती से। धर्मेश, सबसे पहले तो कोर्ट की कार्रवाई की बात करें। क्या कुछ चल रहा है अदालत में? दोनों पक्षों की दलीलें चल रही हैं। एक पक्ष की दलील पूरी हो गई है, दूसरी पक्ष की दलील भी आज जारी रहेगी। क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का? क्या है कोर्ट का रुख? मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और उसके अलावा न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता जो है आज पूरी सुनवाई करेंगे, सुनवाई को जारी रखेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि सचिन पायलट की ओर से मुकुल रोहतगी और जो साल्वे हैं वो अपना पक्ष रख चुके हैं। उनका ये मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो सचिन पायलट सहित अन्य विधायकों को जो नोटिस जारी किया है वो न्याय संगत नहीं है, नियम अनुसार नहीं है। उनका कहना यह है, उनकी दलील यह है कि जब विधानसभा सत्र चलता है तब विप के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये वो अपनी दलील रख चुके हैं और उनका कहना यह है कि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई गतिविधि नहीं की है। ये जो बोलने का अधिकार है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसमें अपने विचार रख सकते हैं और वो कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता। वहीं जो दूसरा पक्ष है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी की जो है उन्होंने वो खड़े हुए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। अब उसके अलावा जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो भी इस पूरे मामले के अंदर पार्टी बने हैं और उनका मानना ये है कि ये जो पिटीशन है ये मेंटेनेबल नहीं है, इसे खारिज किया जाए। आज उनकी जो महेश जोशी जो पार्टी बने हैं, उन्होंने जो दलीलें दी है उनको आज ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। वो सारे पक्षों को सुनने के बाद आज फैसला आता है। हालांकि जो न्यायालय है उन्होंने मंगलवार तक
शाम 5:30 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार के निलंबन की या कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करें। निखिल। जी बिल्कुल। और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है जयपुर में, राजस्थान में, 4 दिनों में दूसरी बार मुलाकात की मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से, और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर जवाब तलब और ये कहना कि आप उसमें शामिल थे, बीजेपी का कहना कि इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं, इसमें राजनीति की जा रही है। क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की राजनीति में ताजा ताजा? देखिए निखिल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस का अपना आंतरिक अंतर्कलह सरकार के गठन के समय से ही शुरू हो गया था। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जो आज के जो घटनाक्रम है या सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री की जो बगावत का जो मसला है, उसकी नींव तो 2018 के अंदर ही पड़ गई थी, जब सरकार का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री को लेकर दो खेमे में पार्टी साफ नजर आ रही थी। जहां जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका अपना दावा था, वहीं सचिन पायलट जो पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे और काफी जदोजहद के बाद ये फैसला हुआ था। उसके बाद उसके अलावा जो राजनीतिक नियुक्तियों के मसले हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे राज्यसभा सदस्य के नाम को लेकर फैसला हो, चाहे आने वाले अभी जो जिला परिषद के चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, तो ये जो रस्साकसी कांग्रेस के बीच थी, ये साफ दिखाई दे रही थी। तो जो आज के राजनीतिक वर्तमान की जो परिस्थिति है, ये कह सकते हैं कि इसकी नींव तो 2018 में जब सरकार का गठन हुआ था तभी हो गई थी। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, राजनीति में आप जानते हैं ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना कोई स्थायी शत्रु होता है, तो आपसी चर्चा, आपसी बातचीत सभी राजनीतिक दल से जुड़े नेता एक दूसरे से करते हैं। निखिल। जी बिल्कुल। राजनीति का जो गणित है वो बिल्कुल अलग है और राजस्थान में यही कुछ आजकल देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। धर्मेश, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर एम्स में कोवैक्सिन के पर टेस्ट से जुड़ी हुई है। एम्स में आज कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के मानव परीक्षण की जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से 55 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा। दूसरी शर्त यह भी है कि वो कोविड-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए। परीक्षण में दिल्ली एनसीआर के लोग ही शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनके लिवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शिरकत करने वाले लोगों पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी रखेंगे। कोरोना के वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से अधिक लोगों ने संपर्क किया है। 850 ईमेल्स और 500 से ज्यादा लोगों के मैसेज मिले हैं। कुछ लोगों ने कॉल करके संपर्क किया है। गौरतलब है कि कुछ लोगों को जांच के लिए आज बुलाया गया है। जांच के बाद पहली बार में सिर्फ 5 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण होगा। और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करके 7 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,87,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,000 से ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर 62.61% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत विश्व में अधिकांश न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में प्रमुख है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर चिकित्सा इंतजाम की बदौलत भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर तुलना में 2.5% से भी कम है। ये 2.45% दर्ज हुई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। और खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाकों में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इन चारों थाना क्षेत्रों में को
कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी में बाहर आने वाले या बाहर जाने वाले लोगों को निजी वाहन का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों के पास परिचय पत्र रखना जरूरी है। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां की राजधानी ईटानगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण एक प्रार्थना स्थल सहित कुल 8 रिहायशी इमारतों की पहचान कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने सभी 26 जिलों के लिए 2 बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस और 1 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस मुहैया कराने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 90 नए मामले सामने आने के बाद कुल सक्रिय मामले 455 हो गए हैं, जबकि 282 लोग इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कल अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पूर्ण लॉकडाउन को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ईटानगर और नगर लागून क्षेत्र आता है। और गोवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 मोर्मोगुआ तालुका के लिए 24 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गोवा के बाकी हिस्सों में 10 अगस्त तक रात्रि कर्फ्यू का पालन किया जाएगा, सिवाय कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, जहां सिर्फ कलेक्टर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। गोवा में अब तक संक्रमण के कुल मामले 3657 हैं, जिनमें से 2218 मरीज ठीक हो चुके हैं और 22 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। और अगर जम्मू की बात करें तो वहां प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 जुलाई से सप्ताहांत तक लॉकडाउन की घोषणा की है। अब प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यानी 60 घंटे तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान व्यक्ति को वाहनों और सभी तरह की गतिविधियों पर पूर्ण तरह से पाबंदी रहेगी। केवल स्वास्थ्य की आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए आवाजाही हो पाएगी। टिकट दिखाकर लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जा सकेंगे। इसके अलावा दवा, फल, सब्जी और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश के कई इलाकों में पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं कर्नाटक में कोरोना से पैदा हुए बेरोजगारी के इस संकट में मनरेगा एक बड़ी राहत बनी है। कोरोना की वजह से शहर से अपने गांव लौट चुके श्रमिक मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। कर्नाटक के कई जिलों से मनरेगा लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर दूर चिकबल्लापुर में निर्माण का काम कर रहे कई मजदूर बेंगलोर से लौटे हैं। इनमें से कई शहर में छोटी मोटी नौकरी करते थे और कुछ टैक्सी चलाकर अपना भरण पोषण करते थे। कोरोना के चलते इनकी कमाई का जरिया धीमा हो गया और उनकी आमदनी बंद हो गई। गांव में बेरोजगारी के दौरान मनरेगा इन श्रमिकों के लिए सहारा बनी। चिकबल्लापुर के एक छोटे गांव गुट्टूपलिया में धनंजय मनरेगा के तहत मजदूरी कर अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ। हम कब तक खाली बैठ सकते हैं? बेंगलुरु में मैं टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं बेरोजगार हो गया। अब यहाँ मुझे मनरेगा के तहत काम मिला है और मेरा गुजारा चल रहा है। ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। नमगे ಕೆಲಸ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ। हमारे बैंक में रकम जमा हो जाती है और हमें इससे बहुत सहारा मिलता है। इन्हीं पैसों से हमारा घर चलता है। ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ चिकबल्लापुर जिले में मनरेगा के तहत कुल 1782 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है। मनरेगा ने कई महिलाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। चिकबल्लापुर ही नहीं, पूरे राज्य में लोग कोरोना संकट को भुलाकर मनरेगा के तहत मिल रहे अवसर का लाभ उठाकर गुजारा कर रहे हैं। चिकबल्लापुर से गोविंद राजू स्वामी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रसार के खतरे को देखते हुए सरकार ने गणेशोत्सव के आयोजन के लिए इस बार कई शर्तें लगाई हैं, जिसमें मूर्तिकार, आयोजक मंडल और भक्तों का भी समर्थन मिल रहा है। आइए देखते हैं नागपुर से यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई से लेकर पारंपरिक आयोजनों से जुड़ी कई शर्तें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मूर्तिकार
हाउसिंग सोसाइटी और सार्वजनिक मंडल भी अपने स्तर पर इस बार गणपति आयोजन में सतर्कता बरत रहे हैं। नागपुर के चितारोली में जहां हर साल करीब 5 लाख मूर्तियां बनती थी, वहां इस बार महज 2.5 लाख मूर्तियां ही बन रही हैं। महामारीमुळे मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख गणपति बैठेंगे, उसके ऊपर तो नहीं बैठेंगे, यानी बनेगी भी नहीं और है भी नहीं मार्केट में माल। और घरगुती जो ऑर्डर देने आते थे वो लोग भी नहीं आ रहे हैं और सार्वजनिक वाले भी बहुत कम आ रहे हैं, नहीं के बराबर है। गवर्नमेंट ने जो लाइन दी हुई है हमारे को, अरे तो 3 फुट 4 फुट का गणपति बनाया, हम उसमें सहमत है क्योंकि महामारी इतनी बड़ी है कि इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं मंडलों ने भी इस बार झांकी या किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है और वो सरकार के साथ हैं। समूचे देश में, समूचे जग में जो प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुई है, उसे देखते हुए हम अत्यंत कम इसमें यानी काफ़ी कम मात्रा में गणेशोत्सव साजरा करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जल्लोष, किसी भी प्रकार की लाइटिंग, डेकोरेशन, बैंड नहीं रहेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के विषय से जागरूक करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देश दिए हैं, उन सारे निर्देशों का हम अत्यंत पालन करेंगे। 22 अगस्त से शुरू होने वाले गणेशोत्सव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने सार्वजनिक मंडल के लिए 4 फुट और सोसाइटी या निजी पूजा के लिए बनाई गई प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट तक निर्धारित कर दी है। साथ ही दर्शन के लिए सभी मंडलों को ऑनलाइन व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। नागपुर से कृष्णा मस्के के साथ मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ नदियों में पानी का स्तर जरूर कम हुआ है। बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। भूस्खलन के कारण असम में इस साल 24 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 110 तक पहुंच गई है। असम में बाढ़ से 24 परगना जिले के 24 जिलों में कुल लाखों लोग प्रभावित हैं। गोलपाड़ा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस बार बारपेटा, मोरीगांव और धुबरी जिलों में करीब 3-3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 8 जिलों में कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगभग 1,12,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। राज्य में 301 राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बाढ़ प्रभावित जिले मोरीगांव का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने असम की बाढ़ और कटाव संबंधी समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गुवाहाटी के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने उत्तर पूर्व भारत में बारिश का अनुमान जताया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पर और प्रभाव पड़ेगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में बाढ़ के कारण 8 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कल कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी लाल निशान से ऊपर है। बाढ़ के कारण राज्य के 153 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कल आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 8 लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 7 राहत शिविरों में लगभग 3,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ में हिरण बहकर आ रहे हैं, जिसे वन विभाग की टीम गठित कर बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और भागलपुर में बारिश या गरज के साथ आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। सेवापुरी वाराणसी के एक ब्लॉक में जहां भारत सरकार के MSME मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक यूनिट है,
और ये प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का कैंप चलाया जा रहा है, जिससे श्रमिक अपने घरों पर रहकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। निश्चित तौर पर यह एमएसएमई मंत्रालय का प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक सार्थक प्रयास है। वाराणसी से पेश है हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। सेवापुरी ये वो क्षेत्र है जहां पर एमएसएमई मंत्रालय का खादी और ग्रामोद्योग आयोग यहां पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये उनका अपना परिसर है जहां पे महिलाएं और प्रवासी श्रमिक इनको ट्रेनिंग दे रहा है कुम्हार के रूप में सोलर चाक के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी पॉटरी रखी हुई है और किस तरह से इसका फायदा इन जो प्रवासी श्रमिक हैं जो यहीं पे रुक जाएंगे जब अगर अपने गाँव में, किस तरह से वो रोजगार अपना कर पाएंगे। बलवंत जी बताएंगे कि ये क्या क्या चीजें और कैसे बनी है। बलवंत जी, ये देखिए गुल्लक है, ये कप प्लेट है और ये देखिए ये कच्चा है, मैजिक कछुआ है, इधर से तेल निकलेगा नहीं और इसमें बत्ती डालेंगे और जलेगी। और ये देखिए ये दीपक हैं और ये मैजिक शंख है, ये इसे में तेल इधर से डालेंगे, इधर से बत्ती जलाएंगे लेकिन तेल गिरेगा नहीं, ये मैजिक है। और ये 120 लोगों को कुम्हकारी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये यहाँ मैंने 300 लोगों का लक्ष्य है और ये ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। इसे विद्युत चालित चाक इनको फ्री में दिया जा रहा है। दीपावली की भी तैयारी, हाँ ये अभी चाह रहे हैं जो चाइना के वो आ रहे हैं वो सब खत्म करके प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं वो यहीं बना रहे हैं और चाइना को खत्म करेंगे। हम लोग चाइना से सामान नहीं मंगाएंगे और यहीं से बने हुए सामानों का उपयोग करेंगे। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कितनी ढेर सारी महिलाएं और पुरुष ये ट्रेनिंग पा रहे हैं। जो इनमें जो पुरुष हैं जो ज़्यादातर, जैसा कि डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि 60% जो है प्रवासी श्रमिक हैं। और इस तरह की ट्रेनिंग के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इतने अच्छे अच्छे उत्पाद जो कुंभकारी का इतना अच्छा उत्पाद जो है ये लोग जो दे रहे हैं। आप सोचिए कि अगर जब ये सब उत्पाद दीपावली में, रक्षाबंधन में जो हम लोगों के प्रवासी श्रमिक जब ये बनाएंगे और ये जब मार्केट में आएगा, अपने बाजार में आएगा, तो किस तरह से हम चीन की जो उत्पाद है उसको हम लोग टक्कर देंगे। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सेवापुरी, वाराणसी। तो ये थी बनारस से खास रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं दुनिया भर की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तमाम देश संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 1,44,30,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। कुल 6,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां संक्रमण के 37,62,000 से ज्यादा मामले हैं। यहां 1,40,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में दक्षिणी प्रांतों में हाल में संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि देश में मास्क पहनना अनिवार्य करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस किस्म का आदेश लोगों की आजादी छीनता है और मास्क से परेशानियां भी होती हैं। अमेरिका के कई प्रांतों में बिगड़ते हालात में के मद्देनजर गवर्नर मास्क पहनना अनिवार्य करने के पक्ष में है। और खबर नाइजीरिया से, जहां कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, तो नाइजीरिया भी इससे अछूता नहीं है। और इस वायरस को दस्तक दिए तकरीबन 6 महीने से अधिक का समय हो रहा है, लेकिन अब भी ये वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जॉफ्री आनियेमा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को उनके कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट आई जो कि पॉजिटिव पाई गई। आनियेमा ने खुद इसकी जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। ट्वीट करते हुए आनियेमा ने लिखा कि मैंने चौथी बार कोरोना टेस्ट कराया है। मुझे गले में कुछ खराश और जलन हो रही थी। इस बार दुर्भाग्य से मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये जिंदगी है, कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं। मैं अस्पताल के आइसोलेशन के लिए जा रहा हूं और अच्छे की दुआ कर रहा हूं। हम आपको बता दें कि नाइजीरिया में अभी तक कोरोना के कुल 36,600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 789 लोगों की मौत हो चुकी है। और बात खेलों की। चेल्सी की टीम FA कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां टीम का सामना 1 अगस्त को आर्सेनल से होगा। रविवार को बेम्बेल में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से ओपनिंग गोल पहले हाफ के अतिरिक्त समय में
ओलिवर जेरॉड ने किया। दूसरे हाफ के शुरू होते ही मैसन माउंट ने शानदार गोल करके चेल्सी की बढ़त को 2-0 कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं गया और 74वें मिनट में टीम के डिफेंडर हैरी मैग्यूर ने ओन गोल ने चेल्सी की बढ़त को 3-0 कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 85वें मिनट में पेनाल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चेल्सी ने मुकाबले को 3-1 से जीतकर 14वीं बार FA कप के फाइनल में जगह बना ली। फार्मूला 1 चैंपियन लुई हैमिल्टन ने रविवार को बुडापेस्ट के सर्किट पर 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जीतकर माइकल शूमाकर का किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड की बराबरी की। शूमाकर ने फ्रांसीसी ग्रां प्री 8 बार जीती थी। हैमिल्टन की पोल पोजीशन से दर्ज की गई जीत आसान रही क्योंकि दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टैपेन कुछ सेकंड से पीछे रहे। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन का फार्मूला 1 में ये 86वीं जीत है और अब वो जर्मनी के महान ड्राइवर शूमाकर के 91वें जीत के रिकॉर्ड से 5 जीत दूर रह गए हैं। हैमिल्टन ने पहली बार 2007 में यहां जीत दर्ज की थी। मर्सिडीज के साथ अपनी पहली जीत भी उन्होंने 2013 में हंगरी में ही हासिल की थी। वर्स्टैपेन ने भी शानदार प्रदर्शन किया तथा हैमिल्टन के मर्सिडीज के साथ वल्टारी बोटास भी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। बोटास ने दूसरे स्थान से शुरुआत की थी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए हमारा सेगमेंट डीडी डिलाइट्स, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुपरहिट धारावाहिकों की कुछ झलकियां। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।